नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर। और आप सुन रहे हैं हमारे साथ गेम ऑफ डेथ का एपिसोड संख्या 32वां। अब आगे, प्रेत आत्मा से मुठभेड़। सुबह 10 बजे विराट राणा एसीबी हेडक्वार्टर पहुंचा तो बाहर कई बड़ी और महंगी गाड़ियां खड़ी दिखाई दी, जिनके वर्दीधारी सोफरों में से कुछ गाड़ी के बाहर खड़े थे तो कुछ भीतर बैठे हुए थे। एक उड़ती सी नजर उन पर डालता हुआ वह अपनी फॉर्च्यूनर भीतर बढ़ा ले गया, जहां एक वैन और जिप्सी के बीच की जगह में उसने अपनी गाड़ी पार्क की और नीचे उतर आया। तभी लपकता हुआ जोशी उसके पास पहुंच गया। मैं आपकी ही राह देख रहा था सर। कोई खास बात? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है सर, वह जल्दी से बोला। मैं ये सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ जोशी साहब की रात को मेरी चेतावनी के बावजूद किसी ने सातों दोस्तों की या उनमें से कुछ एक की पिटाई कर दी थी। वैसा कुछ नहीं हुआ है सर। फिर उनमें से 5 के बाप यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस बात पर पैजामे से बाहर निकलकर दिखा रहे हैं कि पुलिस की हिम्मत कैसे हुई उनके नौनिहालों को गिरफ्तार करने की। और कुछ नहीं सर। किधर है? एसीपी साहब के कमरे में। अभी वे लोग क्योंकि अपना सारा गुस्सा साहब पर ही निकाल रहे हैं, इसलिए जाहिर है कि बाद में राजावत साहब हमारी खूब खबर लेंगे। चलो देखते हैं चलकर क्या बात करते हैं सर। जब वे लोग एसीपी साहब का लिहाज नहीं कर रहे तो हमारा क्या करेंगे? मेरी मानिए तो खिसक लेते हैं, घंटा 2 घंटा के लिए मोबाइल भी बंद कर देते हैं ताकि हमें कॉल करके यहाँ आने को न कहा जा सके। बाद में जो होगा भुगत लेंगे। कम से कम दोहरी मार पड़ने से तो बच जाएंगे। दोहरी मार? पहली उनके बापों की और दूसरी वो जो बाद में एसीपी साहब से खानी पड़ेगी। जबकि अभी खिसक लेंगे तो बस राजावत साहब की डांट ही भुगतनी होगी, जो हम भुगत लेंगे क्योंकि पहले भी कई बार खा चुके हैं। आइडिया अच्छा है जोशी साहब, एकदम लोमड़ी जैसा दिमाग पाया है तुमने। बल्कि खिसकने से पहले एक काम और करते जाएंगे, लोगों को पता तो लगे कि पुलिसगिरी भी कोई चीज होती है। वो क्या सर? बाहर उन 5 की गाड़ियां खड़ी है, एक मोटा सा डंडा लेकर आओ, हम दोनों मिलकर सबके शीशे तोड़ देंगे, बड़े बड़े डेंट भी बना देंगे। यूं एसीपी साहब पर चीखने चिल्लाने की सजा भी मिल जाएगी उन्हें, और साहब का ये सोचकर कलेजा ठंडा हो जाएगा कि बदला चुक गया। बोलो क्या कहते हो? साहब के कमरे में ही चल लेते हैं, जोशी मरे स्वर में बोला। पक्का? हाँ जी पक्का, कोई खा थोड़े ही जाएंगे हमें। ये हुई ना बात, विराट थोड़ा हंसकर बोला। दोनों सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर स्थित एसीपी राजावत के कमरे में पहुंचे। भीतर मौजूद 5 लोग सूरत से ही संभ्रांत और खासे रईस जान पड़ते थे। अलबत्ता चेहरे पर गुस्सा तो हर एक के दिखाई दे रहा था। उनमें से 2 मोबाइल पर किसी के साथ बात कर रहे थे, एक एसीपी के गले पड़ रहा था और बाकी के दोनों लोग उस लगातार बोलते जा रहे शख्स का बीच बचाव में समर्थन भर किए दे रहे थे। दोनों ऑफिसर इजाजत लेकर भीतर दाखिल हुए और एसीपी को एड़िया खटकाकर सैल्यूट करने के बाद उनके सामने तनकर खड़े हो गए। बाकी के 5 की तरफ तो उन दोनों ने देखने की भी कोशिश नहीं की। राजावत ने अग्निनयन निगाहों से उन्हें घूरा। कोई खास बात हो गई है सर? हाँ हो गई है। राजावत का लहजा बेहद रूखा था। रात को तुमने जिन बच्चों को अरेस्ट किया था, यहाँ बैठे साहब उनमें से 5 के पिता हैं और ये लोग जानना चाहते हैं कि हमने इनके बच्चों को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है। ओह, तो तुमने गिरफ्तार किया है रोहतास को? जयकांत सरदना विराट को घूरता हुआ बोला। मैं पूछता हूँ तुम्हारी इतनी हिम्मत हो कैसे गई इंस्पेक्टर? और किसी वजह से अरेस्ट भी कर लिया था तो हमें खबर करना जरूरी क्यों नहीं समझा? आपका नाम? व्हाट? मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ सर। तुम मुझे नहीं जानते? कभी गिरफ्तार हुए हैं तो हामी भर दीजिए, मैं किसी को रिकॉर्ड चेक करने के लिए भेजता हूँ, पता तो आखिरकार चल ही जाएगा। बदतमीजी बहुत महंगी पड़ेगी इंस्पेक्टर। मेरे एक फोन करने भर के देर हैं, अगले ही पल तुम्हारी वर्दी उतार जाएगी। अगर आपको अपने बच्चे से ज्यादा जरूरी मेरी वर्दी उतरवाना लगता है तो प्लीज
पहले अपना अरमान पूरा कर लीजिए। बच्चों का क्या है, वह तो बाद में रिहा कराए ही जा सकते हैं। नहीं किए गए तो जेल पहुंच गए तो दूसरा पैदा कर लेंगे, है ना। सरदना हकबकाया। एक पल को वह कुर्सी से उठकर विराट की तरफ झपटता दिखाई दिया, फिर अगले ही पल वापस बैठता हुआ एसीपी से बोला, तुम्हारे ये ऑफिसर पागल तो नहीं है? सॉरी सर, राजावत बोला। कोई हालिया खलल पैदा हो गया है इसके दिमाग में तो नहीं कह सकता, वरना पिछले महीने के रूटीन चेकअप में तो एकदम चकाचौंध पाया गया था। फिर पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है? इस मीटिंग के बाद मैं सबसे पहले किसी साइकेट्रिस्ट से इसका मुआयना ही कराऊंगा सर, क्योंकि अभी इसकी बातें सुनकर तो मुझे भी डाउट होने लगा है। आप दोनों को मेरे दिमाग में नुक्स दिखाई दे रहा है? विराट ने पूछा। हाँ दिख रहा है, सरदना बोला। नहीं होता तो यूं बढ़ चढ़कर बात नहीं कर रहे होते, उल्टा सॉरी बोलते। ये कहते कि किसी गलतफहमी का शिकार होकर रोहतास और उसके दोस्तों को हिरासत में ले लिया था। कमाल है सर, जबकि अभी तक मैंने अपनी जगह से 1 इंच खिसकने तक की कोशिश नहीं की। दिमाग में नुक्स होता तो वर्दी उतार जाने की धमकी सुनकर क्या आप पर झपट नहीं पड़ा होता? फिर आपका मुंह नोचता, दांत से आपको काट खाता या ऊंचा उठाकर फर्श पर पटक देता, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती और आप हॉस्पिटल केस बन गए होते। कहिए सर, क्या मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की? अगर नहीं की तो इसका मतलब है यही बनता है ना सर कि मेरे दिमाग में कोई नुक्स नहीं है। सरदना की समझ में ही नहीं आया कि उस बात का क्या जवाब दें। वो सब छोड़ो इंस्पेक्टर, सैंडी का बाप देशराज बोला, हमारे बच्चों का जुर्म क्या है? उनको हिरासत में क्यों लिया तुमने? इसलिए लिया सर ताकि आपको उनकी फोटो पर हार चढ़ाने की मशक्कत से बचा सको। आखिर बड़े लोग हैं आप, वक्त निकाल पाना आसान कहाँ होगा आप सबके लिए। क्या बकते हो? अरशद का बाप नदीम अहमद गुस्से से बोला। यही कि आप लोग जितना वक्त आज यहाँ जाया कर रहे हैं उतना अपने बच्चों के लिए निकाला होता तो वो सब आज हवालात में नहीं होते। आपको एहसास भी है कि रात के वक्त नशे में धुत आपके नौनिहाल कहाँ पड़े थे? वहीं छोड़ देता तो किसी न किसी वारदात का शिकार पक्का बन जाते, जैसे कि उनकी एक दोस्त मधु कोठारी के बन चुके होने का अंदेशा पहले से ही है हमें। कहाँ थे? इस जगह से 20 किलोमीटर एक खंडर नुमा हवेली में, ऐसी हवेली जहाँ लोग बाग दिन में भी जाने से कतराते हैं क्योंकि वहाँ मौत बसती है। आसपास के गांवों में रहते लोगों का कहना है कि एक बार जिसने भी उस हवेली में कदम रखा जिंदा वापस नहीं लौटा। अगर आप लोग अपने बच्चे की मौत का मातम मनाने को तैयार हैं तो कहिए वापस सबको वहीं छोड़ आता हूँ। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। तुम्हारा मतलब है वो सब गिरफ्तार नहीं है? हिरासत में तो पक्का है और वह तब तक चलेगी जब तक कि उनसे मेरी पूछताछ मुकम्मल नहीं हो जाती। यानी यहाँ मेरा जितना भी वक्त आप लोग जाया करेंगे आपके बच्चों को आज़ाद होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी करो, क्या करो? छोड़ दो उन सबको, और जो पूछताछ करनी है हमारे घर पहुंचकर करना, वरना ठीक नहीं होगा। बस उस आखिरी बात ने ही विराट का दिमाग खराब करके रख दिया, वरना वह सच में वही करने जा रहा था जो कि वे लोग चाहते थे, मगर धौंस वह तो उसे हरगिज भी बर्दाश्त नहीं थी। बोलो, छोड़ रहे हो या नहीं? नदीम अहमद ने पूछा। नहीं। क्या कहा तुमने? यही कि मेरी पूछताछ मुकम्मल होने से पहले उनमें से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। बाकी आपसे जो करता बने कर लीजिए, क्योंकि उस पर मेरा कोई अख्तियार नहीं है। सुनकर देशराज तमतमाता हुआ उठ खड़ा हुआ। आगे उसने विराट का गिरबान पकड़ने की कोशिश ही की थी कि उसने बीच में ही देशराज का हाथ लपक लिया और वापस उसी कुर्सी पर धकेल दिया जहां से उठकर वह उसके पास पहुंचा था। सर प्लीज अपनी हद में रहिए। नहीं रहूंगा तो क्या कर लोगे तुम? पहले आपका वह हाथ तोड़ूंगा जो मेरी वर्दी पर उठेगा। इस बार विराट को सच में गुस्सा आ गया। फिर ले जाकर लॉकअप में डाल दूंगा और किसी सिपाही को आदेश दे दूंगा कि वह तब तक आप पर डंडे बरसाए जब तक कि आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। लगता है ये नौकरी खाने पर ही तुला है एसीपी। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ सर, राजावत हड़बड़ाकर बोला। फिर विराट से मुखातिब हुआ। सर को सॉरी बोलो, अभी और इसी वक्त। पहले
इनसे कहिए कि अपना नाकाम कोशिश की माफ़ी मांगे मुझसे। अपनी औकात देखी है तुमने? देशराज गुर्राता हुआ बोला। आई सेड सॉरी। इस बार एसीपी का लहजा थोड़ा चेतावनी भरा था। सॉरी सर कहकर विराट बोला। रही बात मेरी औकात की तो वह अभी आप देख ही चुके हैं। अब बराए मेहरबानी सिर्फ वही साहब यहाँ बने रहे जिन्हें आगे मेरी औकात का जुहूर देखना हो। बाकी लोग जा सकते हैं। आपके बच्चों को यहाँ ना तो पहले तकलीफ दी गई थी ना ही अब दी जाएगी। 1 घंटे में हमारी पूछताछ मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अभी क्यों नहीं छोड़ सकते? नदीम अहमद ने पूछा। कहा तो उनसे पूछताछ करनी है। ठीक है करो जाकर, तब तक हम यहीं रुकेंगे। आपकी मर्जी है सर, मेरी तरफ से पूरे दिन यहाँ बैठा रह सकते हैं, कहकर विराट और जोशी कमरे से बाहर निकल गए।